हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 9 का चैप्टर 15 मेघ आए कविता का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, मेघ आए कविता का कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक से उनका डेथ हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता का प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। ये बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखे हैं। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक के लिए हुए है। यानी सर्वेश्वर दयाल का जो भाषा था वो लोक जीवन की महक के लिए हुए है। उनका भाषा क्या था? चित्रात्मक था। और उनका कविता में काल्पनिकता के दुर्लभ चित्र मिलते थे। उनकी कृतियों में उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार का अधिकारपूर्ण उपयोग मिलता है। यानी इनका कविताओं में अलंकार का भरपूर इस्तेमाल मिलता है। मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। संकलित कविता में कवि ने मेघ के आने की तुलना सजकर आई एक प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बंठन के मतलब हो रहा है सज संवर के, बयार का अर्थ होता है हवा और पाहुन का अर्थ हो रहा है मेहमान। शुद्ध पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि बादल सज धज कर आए हैं। उनके आगे आगे चलती हुई अर्थात आगवानी करती हुई शीतल हवा बहने लगी। इस शहरी मेहमान को देखने के लिए गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल घिर गए, जिन्हें देखकर लगता है कि गांव में कोई शहरी दामाद आया हुआ है। अर्थात बादल सज धज कर शहरी मेहमान की तरह आए हुए, अर्थात कवि ने यहाँ पर बादल को दामाद का रूप दिया है। इस पंक्ति में कवि ने बादल और हवा का मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया है। यानी बादल को मानवीकरण अलंकार के रूप में लिया है और हवा को भी मानवीकरण अलंकार के रूप में दिखाए हैं। नेक्स्ट है, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। का अर्थ हो रहा है उठाकर या ऊंची किए हुए। चितवन यानी तिरछी नज़र से। काव्यांश में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पेड़, धूल, नदी और मेघ का मानवीकरण अलंकार का रूप में इस्तेमाल किया है। कवि कहते हैं कि मेहमान के रूप में आए हुए बादल को पेड़ गर्दन ऊंची करके देखने लगा। यानी जैसे ही बादल आ रहे हैं, पेड़ गर्दन ऊंची करके देखने लग रहा है। आंधी चलने से धूल उड़ने लगी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की अपनी घाघरा उठाए भाग रही है। यानी धूल को यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का रूप दिया है, यानी एक लड़की का रूप दिया है। नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी है जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नज़र से मेहमान को देखती है। ऐसा करते हुए वह अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाह से देख रही है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाती लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। जुहार का अर्थ होता है आदर पूर्वक, यानी नमस्कार किया। सूधी यानी याद किया। अकुलाई
यानी व्याकुल, ओट होना यानी छिपना, क्युआर का मतलब दरवाज़ा, हर्षाया यानी प्रसन्न हुआ, ताल यानी तालाब, परात यानी एक बड़ा सा बर्तन। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ पर पीपल को एक घर के वरिष्ठ बुजुर्ग सदस्य के रूप में यानी मानवीकरण अलंकार का रूप देते हुए उनका चित्रित किए हैं। मेहमान के रूप में आए हुए बादल को देखकर पीपल ने आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत किया। साल भर से बादल रूपी पति से मिलन न हो पाने से व्याकुल लता दरवाजे की ओट में होकर बोली, तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई। मेघ रूपी मेहमान को देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा और परात में पानी भर लाया ताकि मेहमान के पैर धो सके। इस तरह मेघ सज धज कर आए। यानी इसमें क्या हो रहा है कि अकुलाई लता जो नवविवाहिता है, जो मेघ रूपी पति से अलग हो विरह व्यथा झेल रही थी, उसने शिकायत करते हुए साल भर सुधि लेने के बाद क्या, मतलब साल भर बाद तुमको मेरी याद आ रही है। किससे कहा उन्होंने? वो मेघ से ऐसे कह रही है। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पे क्षितिज का अर्थ हो रहा है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए परिवर्तित यानी प्रतीत होते हैं, लगता है कि धरती और आसमान मिल गया है। अटारी का अर्थ हो रहा है अट्टालिका, बड़ी बड़ी इमारतें। गहराई का मतलब हो रहा है छा गई। दामनी का मतलब होता है बिजली। भरम का अर्थ हो रहा है भ्रम, संशय। अश्रु यानी आंसू, ढरके यानी गिर पड़े। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि आकाश में घिरते बादलों को देखकर क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल गहराते जा रहे हैं। घने घने बादलों में बिजली चमकने लगी है। लोगों के मन में समाया भ्रम धीरे धीरे हटने लगा। उन्हें लगा कि अब बादल जरूर बरसेंगे। अटारी पर खड़ी नायिका के मन से भी भ्रम मिट गया। उसने अपने मन में उमड़े संदेह के लिए मेहमान से क्षमा मांगी। यह देख मेहमान की आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे, अर्थात वर्षा होने लगी। इस तरह बादल सज धज के संवर कर गाँव में आए हैं। यानी काव्यांश के अनुसार जो अटारी पर मेघ और लता का मिलन हुआ, उनके सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, अर्थात बरसने लगे और लोग खुश हो गए। मेघ आने से क्षितिज रूपी जो अटारी पर बादलों का समूह एकत्र हो गया और बिजली चमकने लगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 9 का हिंदी का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर जरूर देखें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।